हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है सैलरी चैप्टर का, हमारा जो वेतन चैप्टर है, वेतन चैप्टर का 7 नंबर क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज नंबर 7 है उसका। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कि रमन भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर है। क्योंकि जो रमन था वो रमन एक इंजन ड्राइवर है और वो क्या करते हैं, उसे 15,000 रुपए मासिक मूल वेतन मिलता है, 2,500 मासिक महंगाई वेतन मिलता है तथा 2,500 मासिक महंगाई भत्ता मिलता है। अब यहाँ पे देखिए सब जगह मासिक शब्द है, इसका मतलब ये हर एक महीने का उसको मिलता है। इसको हमको साल भर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रमन है जो इनकम करता है साल भर, वो साल भर की इनकम उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और जो हमारा आयकर इनकम टैक्स है साल के लास्ट में एक बार दिया जाएगा 31 मार्च। इसीलिए हमें जो भी यहाँ पे महीना भर का दिया रहेगा, महीने का अमाउंट दिया रहेगा प्रति माह या मासिक, उसको हमें साल भर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे जो रमन था वो हमारे भारत में रेल में ड्राइवर था वो, और उसको 15,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा था और 2,500 रुपये मासिक महंगाई भत्ता और 2,500 रुपये मासिक महंगाई वेतन भी मिल रहा था। अब यहाँ पे जो महंगाई वेतन है वो हमारा वेतन का एक छोटा पार्ट है, और जो महंगाई वेतन वाला है उसको भत्ता मिल रहा है। उसके बाद देखिए उसे 2021-22 में निम्न भत्ते और मिले, वेतन तो मिला, महंगाई वेतन मिला, महंगाई भत्ता भी मिला। उसके अलावा 2021-22 में उसको और भी भत्ता मिला गत वर्ष में। कौन कौन सा भत्ता मिला देखते हैं। 16,500 रुपए इंजन चलाने का भत्ता। अब वो भारतीय रेलवे में रेल चलाता था, ट्रेन चलाता था, तो उसके लिए उसको इंजन चलाने का भत्ता मिला है 16,500 रुपए। फिर 2 बच्चों के लिए 200 रुपए मासिक शिक्षा भत्ता, 200 रुपए मासिक शिक्षा भत्ता प्रति 200 रुपए मासिक प्रति बच्चा, 200 रुपए मासिक प्रति बच्चा। यानी कि जो उसके जो बच्चे हैं मिस्टर रमन के, उसके जो बच्चे हैं उसको पढ़ाने के लिए, शिक्षा करवाने के लिए 200 रुपए उसको शिक्षा भत्ता मिल रहा था। और वो भी एक एक बच्चे के पीछे, प्रति बच्चा 200 रुपए मिल रहा था। एक एक बच्चे के पीछे 200 रुपए, तो 2 बच्चे के पीछे 400 रुपए उसको शिक्षा भत्ता मिल रहा है। फिर उसका एक लड़का, अब 2 लड़के थे, 2 लड़कों में से एक लड़के को कहां पे रखा था, वो छात्रावास में पढ़ रहा था उसका। उस पर रमन 800 रुपए मासिक व्यय करता, खर्चा करता। अब जो मिस्टर रमन है और उसके 2 लड़के थे, 2 बच्चे थे, उसमें से एक लड़की को हॉस्टल में रख दिया था, छात्रावास में रख दिया था पढ़ने के लिए, और उसके पीछे जो मिस्टर रमन है वो 800 रुपए खर्चा करता है अपने बच्चे के पीछे। और उस खर्चे की पूर्ति करने के लिए मालिक से उसको 500 रुपए, इसके लिए 500 रुपए मासिक छात्रावास भत्ता मिलता है। यानी कि इस खर्चे की पूर्ति करने के लिए कौन, रमन उसके बच्चे को छात्रावास में रख के आए हैं, तो छात्रावास में जब रख के आया है तो उसके पीछे जो खर्चा करना पड़ता है वो रमन 800 रुपए खर्चा किया। इन 800 रुपए की खर्चे की पूर्ति करने के लिए रमन को उसके मालिक से 500 रुपए भत्ता मिला, छात्रावास भत्ता मिला है मासिक। फिर आया नगर क्षेत्र पूरक भत्ता, नगर क्षेत्र पूरक भत्ता 250 रुपए मासिक है ये। उसके बाद वर्दी भत्ता 400 रुपए मासिक, जो संपूर्ण राशि पद के कर्तव्य के पालन के लिए खर्चा होता है। जो हमारा वर्दी भत्ता होता है वो एक आंशिक कर मुक्त भत्ते होते हैं, जिसके कुछ हिस्से में कर लगता है, कुछ हिस्से में कर नहीं लगता। अब ये जो हमारा वर्दी भत्ता था, ये वर्दी भत्ता जो उसको मिला था वो पूरा पद के कर्तव्य में खर्चा कर दिया। तो ये जितना खर्चा करता है उतना ही करमुक्त होता है। ऐसा भत्ता है जो आंशिक करमुक्त होता है, जितना भत्ता मिलेगा उसमें से जितना वो खर्चा करेगा पद के कर्तव्य में, वो खर्चा करमुक्त हो जाएगा, और जितना पैसा अपने पास बचा के रखेगा उसमें उसको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे संपूर्ण राशि जो 400 मिला था मासिक, पूरा 400 रुपए पद की कर्तव्य के पालन करने के लिए पूरा खर्चा कर दिया, तो यह करमुक्त हो जाएगा। फिर मकान किराया भत्ता मिला था 2,500 रुपए मासिक। यहाँ पे फिर से वही मकान किराया भत्ते की केस आ रहा है। उसके बाद वह 3,000 मासिक किराया मकान मालिक को देता है। यानी कि मकान मालिक को कितना रुपए पेमेंट चुकाता है, वो रूम रेंट 3,000 रुपए रूम रेंट देता है, लेकिन मकान किराया भत्ता उसको मिला 2,500 रुपए। अब बोल रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर के वेतन साल की गणना कीजिए। यहाँ पे जो मिस्टर रमन था वो साल भर में कितना वेतन मिला, कितना भत्ता मिला, क्या लाभ मिला, लाभ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली भत्ता दिया है यहाँ पे। तो क्या वेतन मिला, कितना भत्ता मिला, कितना भत्ता कर होगा, कितना कर मुक्त होगा, सबका वर्किंग नोट बना के आपको एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है और लास्ट में दिखाना है कि कर के वेतन उसका कितना है। जो मिस्टर रमन है उसका कर के वेतन कितने राशि पे, वेतन की कितने राशि पे वो कर चुका है, इनकम टैक्स पेमेंट करेगा वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च तक। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाएंगे यहाँ पे।
उसके लिए हेडलाइन डालेंगे कि मिस्टर रमन की कर रुपया वेतन से आय की गणना, वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, वर्ष 2022-23 के लिए हमारा हेडलाइन हो गया है कि जो मिस्टर रमन था, रमन के कर के वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। ये हमारा वेतन का जो हम वेतन शीर्षक के अंतर्गत जितने सारे सॉल्यूशन बनाएंगे सब में ऐसा हेडलाइन डालना है, डाल के अपने को क्वेश्चन रेडी करना है, अपने को सॉल्यूशन रेडी करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, जो रमन था रेलवे में इंजन ड्राइवर था, उसे 15,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसको वेतन मिलता था, वेतन 15,000 रुपए मासिक, एक महीने का, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपए हो जाएगा उसका। 15,000 रुपए मासिक मिलता था 12 महीने का, 1,80,000 रुपए हो जाएगा उसका वेतन, 1,80,000 उसका वेतन हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या मिला है, 25 रुपए मासिक महंगाई वेतन मिला। अब ये जो महंगाई वेतन है, वेतन का एक छोटा पार्ट होता है, छोटा हिस्सा होता है, ये हमेशा सेवा के अनुसार होता है। जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो इसको हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि ये सेवा के अंतर्गत होता है, सेवा के अधीन होता है, सेवा के अनुसार होता है। ये कभी सेवा के अनुसार नहीं होता, ऐसा नहीं है, हमेशा सेवा के अनुसार होता है। ये वेतन का एक छोटा पार्ट है इसीलिए। फिर ये हो जाएगा महंगाई वेतन, महंगाई वेतन 25 रुपए मासिक है, 2500 इंटू 12, 25 इंटू 12 मतलब 30,000 हो जाएगा, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए हमारे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में दिया है यहाँ पे कि 25 रुपए मासिक महंगाई भत्ता भी मिलता है उसको। तो यहाँ पे महंगाई भत्ता है, फिर महंगाई भत्ता 2,500 रुपए, ये भी मासिक है, ये भी हमारा 30,000 हो जाएगा। जो हमारा सॉल्यूशन है एकदम फ्रेश बनेगा, एकदम साफ सुथरा बनेगा सॉल्यूशन। जो भी हमें बनाने का चल सब यहाँ पे वर्किंग नोट पे बनाना है, और उसी वर्किंग नोट के आंसर देख देख के अपने को यहाँ पे मेन सॉल्यूशन पे लाना है। तो मेन सॉल्यूशन एकदम फ्रेश बनेगा, इसमें कचरा नहीं करना इसमें। तो ये महंगाई भत्ता हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आए हैं ये नंबर कंडीशन करके कि उसे 16,500 रुपए इंजन चलाने का भत्ता मिलता है। जो रमन है भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर था, तो उसको इंजन चलाने का भत्ता मिलता है 16,500 रुपए। अब 16,500 रुपए उसको इंजन चलाने का भत्ता जब मिल गया, तब हम देखेंगे कि इसमें से कितना राशि का टैक्स पटाएगा और कितना राशि का टैक्स नहीं पटाएगा। यानी कि 16,500 रुपए उसको मिला, क्या वो 16,500 रुपए पूरा उसको टैक्स देना पड़ेगा उसको, कि कुछ मात्रा में उसको छूट मिलेगा? छूट यदि मिलेगा तो कितना में मिलेगा, वो सब हमें वर्किंग नोट से पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंजन चलाने का भत्ता, इंजन चलाने का भत्ता, इंजन चलाने का भत्ता। अब हम इंजन चलाने का भत्ता 16,500 रुपए दिया, हम डायरेक्ट उसको नहीं लिख सकते, वर्किंग नोट से हमें पता लगाना पड़ेगा कितना राशि कर रुपये है, कितना राशि कर मुक्त है। जितना कर रुपये होगा उस कर रुपये राशि को हम कर रुपये वेतन में शामिल करेंगे, और जो कर मुक्त है उसको छोड़ देंगे, छूट हो जाएगा, नील हो जाएगा उसका। इसलिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे हमारा इंजन भत्ता। सबसे पहले ये वर्किंग नोट, वर्किंग नोट यहाँ से चालू है, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा इंजन चलाने का भत्ता, इंजन चलाने का भत्ता, इंजन चलाने का भत्ता की गणना। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंजन चलाने का भत्ते की गणना कैसे किया जाता है। उसको इंजन चलाने का देखिए अपने जो नियम है, सबसे पहले बोलते हैं कि जो हमारा नियम है भत्ते का 70%, जितना भत्ता मिला उसका 70% काट के यहाँ पे जितना भत्ता मिला, भत्ता कितना मिला 16,500 रुपए। अब यहाँ पे 16,500 मासिक भी नहीं बोला है, इसका मतलब 16,500 पूरा साल भर है। साल भर का जो इंजन चलाने का भत्ता होता है वो मिला 16,500। अब एक प्रश्न पे उठता है कि जो इंजन चलाने का भत्ता मतलब होता क्या चीज है ऐसा? इंजन चलाने का भत्ता मतलब जब मिस्टर रमन ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इंजन चलाने के भत्ते का दूसरा नाम भी है परिवहन भत्ता। यानी कि जब परिवहन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे इंजन को ले जाते चला के ट्रेन के, उस दौरान, उस सफर के दौरान
रमन जब अपने पर्सनल या छोटा मोटा चाय नाश्ता पानी या फिर अपना व्यक्तिगत खर्चा करेगा तो उस खर्चे की पूर्ति के लिए उसको भत्ता मिलता है अपने मालिक से यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इंजन चलने का भत्ता। इंजन चलाने का भत्ता मतलब जब सफर होता है, सफर के दौरान, परिवहन के दौरान जब अपना पर्सनल खर्चा करते हैं, कुछ छोटा मोटा चाय नाश्ता पानी वही सब खर्चा करते हैं, तो अपने व्यक्तिगत दायित्वों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे उसको भत्ता मिलता है, उसे इंजन चलाने का भत्ता कहते हैं। अब यही इंजन चलाने का भत्ता मिला उसको 16,500 पूरे साल भर का। क्या वो पूरा टैक्स लगेगा उसमें कि नहीं लगेगा, कितना छूट मिलेगा वो यहाँ से पता चलेगा। तो नियम क्या है यहाँ पे कि भत्ते का 70% काटना है। भत्ता कितना है 16,500। 16,500 साल भर का है, महीने का नहीं है, मासिक शब्द नहीं होगा, तो पूरा साल भर का है। तो 16,500 का काटेंगे 70%। 16,500 का 70% काटेंगे तो 11,550 रुपए। 11,550 रुपया। और दूसरा कंडीशन है इसका, ये तो हमारा पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन इसका आता है कि 10,000 रुपए प्रति माह अधिकतम छूट मिल सकता है, इससे ज्यादा इसको नहीं मिल सकता। अब 10,000 रुपए प्रति माह अधिकतम यहाँ पे 10,000 रुपए प्रति माह अधिकतम। अब 10,000 प्रति माह बोला है तो 10,000 का 12 से गुना कर देंगे तो हो जाता है यहाँ पे 1,20,000। अब देखिए दोनों में कौन सा कम है। यहाँ पे रूल क्या था, भत्ते का 70% काटना है, तो भत्ता में मिला 16,500। इस 16,500 में हम काटेंगे कितना 70%, तो आया यहाँ पे 11,550। उसके बाद अधिकतम छूट हम कितना दे सकते हैं 10,000 रुपए प्रति माह, यानी कि 10,000 से 12 से गुना करना है, क्योंकि एक महीने का 10,000 तो 12 महीने का टोटल मिला के एक साल में हम लोग उसको 1,20,000 तक छूट दे सकते हैं, उससे ज्यादा छूट हम नहीं दे सकते। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसका 70% आया है 11,550, जबकि हम अधिकतम छूट दे सकते हैं, हमारे पास लिमिट है, सीमा है 1,20,000 तक। अब इन दोनों में कौन सा करना है, वही उसको छूट देना है या उसको उतना ही छूट मिलेगा। कौन सा करना है इन दोनों में 11,550, यही उसको छूट मिलेगा। तो यही हो जाएगा छूट यहाँ पे करमुक्त हो जाएगा वाला। अब उसको मिला कितना था, करमुक्त उसको मिल गया है, करमुक्त राशि बराबर मिल गया 11,550 रुपया। तो कर रुपये कितना हो जाएगा, कर रुपये राशि बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि, प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। अब प्राप्त भत्ता कितना मिला था, इंजन चलने का भत्ता 16,500 उसको मिला था, तो ये प्राप्त भत्ता में 16,500 माइनस कर मुक्त राशि कितना हुआ, दोनों में जो कम हो वही कर मुक्त है, तो यहाँ पे कर मुक्त राशि हो 11,550 रुपए। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे 16,500 में से 16,500 में 11,550 रुपए उसका छूट मिलेगा, तो जो बचा 4,950 रुपए ये हो जाएगा कर मुक्त राशि। यानी कि जो मिस्टर रमन था उस मिस्टर रमन को कितना इंजन चलाने का भत्ता मिला था, यहाँ पे 16,500 को इंजन चलाने का भत्ता मिला था, लेकिन उसमें से कितना कर मुक्त हो गया 11,550 कर मुक्त हो गया। अब उसको कर मुक्त कितना हो गया फिर 4,950 रुपए, इतने में उसको आयकर चुकाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसको छूट मिलेगा। कैसे छूट मिला सब वर्किंग नोट से आपको पता चलेगा। एक बार फिर से बता दो, देखिए यहाँ पे कि भत्ते का 70% काटना है, जो भत्ता 16,500 मिला था उसका 70% आता है 11,550 रुपए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि 10,000 रुपए प्रति माह अधिकतम छूट हम दे सकते हैं, हमारा लिमिट है कि 10,000 रुपए हर महीना, साल भर में 1,20,000 रुपए हम छूट दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम छूट उसको नहीं दे सकते हैं। तो 1,20,000 अधिकतम और 11,550 हमारा 70%, दोनों में जो कम होगा वही उसका कर मुक्त हो जाएगा, वही ना छूट हो जाएगा। दोनों में कर मुक्त कौन सा होगा 11,550, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों में से कम, तो ये छूट हो गया। अब कर हो गया कितना होगा, अब कर मुक्त राशि हम लिख दी कितने कम होते इतना ही छूट होगा। अब कर हो गया राशि बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। अब भत्ता जो मिला था रमन को 16,500 मिला था यहाँ पे, माइनस कर मुक्त राशि यहाँ पे कितना हो जाएगा 11,550, क्योंकि दोनों में यही कम हुआ था, तो 11,550 माइनस करेंगे तो 4,950 रुपए कर हो गया राशि। जो इंजन चलाने का भत्ता उसको मिला था उसका कर हो गया राशि मिलता 4,950, तो यहाँ पे लिखा जाएगा यहाँ पे इंजन चलाने का भत्ता 4,950। जो हमारा मेन सॉल्यूशन है वो मेन सॉल्यूशन एकदम फ्रेश बनेगा, जो भी हमको करना है सब वर्किंग नोट पे करना है, ठीक है।
उसके बाद रमन क्या बोल रहा है कि 2 बच्चों के लिए 200 रुपए मासिक प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता मिला उसको, यानी कि उसको शिक्षा भत्ता मिला है प्रति महीना, 2 बच्चे के लिए मिला है और हर एक बच्चे के पीछे 200 रुपए मिला है। अब मैं बता दूं यहाँ पे शिक्षा भत्ता जो होता है 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चे तक छूट मिल सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे तक हम छूट दे सकते हैं, एक बच्चे के पीछे 100 रुपए, तो 12 महीनों में एक बच्चे के पीछे एक महीने में 100 रुपए, तो 12 महीने में 1200 रुपए, दूसरे बच्चे के पीछे भी एक महीने में 100 रुपए और 12 महीने में 1200 रुपए, टोटल मिला के 2400 रुपए हम छूट दे सकते हैं 2 बच्चे के पीछे, इससे ज्यादा हम छूट नहीं दे सकते। अब हम गणना करेंगे शिक्षा भत्ते की गणना, शिक्षा भत्ते की गणना। अब शिक्षा भत्ते की गणना हम यहाँ पे करेंगे, शिक्षा भत्ते की गणना शिक्षा भत्ते की गणना। अब शिक्षा भत्ते की गणना कैसे करेंगे हम लोग? अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितना प्राप्त हुआ है, तो इसको मिला है 2 बच्चे के लिए 200 रुपए मिला है 2 बच्चे के लिए और 12 महीने का कितना मिला है यहाँ पे 2 दूनी 400 400 12 4800 रुपए इसको शिक्षा भत्ता मिला पूरे साल भर में। यहाँ पे बोला है यहाँ पे 2 बच्चे के लिए शिक्षा भत्ता मिला है और भी 200 रुपए मासिक प्रति बच्चा, हर एक बच्चे के लिए 200 रुपए मिला है, तो 2 400 हो जाएगा, इसलिए मैंने 200 रुपए मिला है 2 बच्चे के पीछे और 12 महीने का, तो 2 दूनी 400 और 12 4800 रुपए हम उसको शिक्षा भत्ता मिला। अब इसमें से छूट कितना हो जाएगा, कटौती कितना मिलेगा इसमें? यहाँ से 100 रुपए एक बच्चे का, अधिकतम 2 बच्चे का और 12 महीने का, यानी कि इसको छूट मिलेगा 100 रुपए अधिकतम 2 बच्चे का और 12 महीने के हिसाब से, 2 एकम 200 और 12 दूनी 2400 रुपए इसको यहाँ पे छूट मिल जाएगा। माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2400 रुपए बचेगा, करोगे शिक्षा भत्ता, करोगे शिक्षा भत्ता। ठीक है, शिक्षा भत्ता बहुत आसान है। यहाँ पे शिक्षा भत्ता जो मिला था 200 रुपए हर एक बच्चे के पीछे मिला था, 2 बच्चे के पीछे मिला था यहाँ पे, तो 200 रुपए 2 बच्चे का, 2 दूनी 400 रुपए और 4 12 यहाँ पे 4800 रुपए पूरे साल भर का मिला है उसको, 2 बच्चे के पीछे 4800 रुपए। छूट कितना मिलेगा उसको 100 रुपए एक बच्चे के पीछे, अधिकतम 2 बच्चे के पीछे छूट मिलेगा, तो 2 एकम 200 रुपए मिलेगा छूट एक महीने में, और तो 12 महीने में हो जाएगा 2400 रुपए छूट हो जाएगा, 12 दूनी 2400, तो माइनस कर देंगे बचेगा 2400, तो जो बचा है उसमें टैक्स लगेगा, कर भुगतान करना पड़ेगा उसको, तो शिक्षा भत्ता हो जाएगा 2400। इसके बाद क्या है यहाँ पे नगर क्षेत्र भत्ता, यहाँ पे उसका एक लड़का छात्रावास में पढ़ रहा है, जहां से उस पर उसको कितना खर्चा करता है, जो मिस्टर रमन है उनको रमन 800 रुपए मासिक खर्चा करता है अपने बच्चे के छात्रावास के पीछे, मतलब अपने बच्चे को छात्रावास में रख दिया, जो मिस्टर रमन है अपने बच्चे को छात्रावास में रख के आए थे, जहां उस पर 800 रुपए मासिक खर्चा करता है। अब वो खर्चा कितना करे, अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देने के लिए कुछ भी करे, हमें क्या मतलब उससे, हमें बस उसका टैक्स लगाना है कि उसको कितना भत्ता मिला, उसको कितना लाभ मिला, उसको कितना वेतन मिला है, इन सब का जो करों की राशि उसको निकाल के रखना, बाद में टैक्स पेमेंट करेगा। हमें बस इतना करना है, वो अपने बच्चे को खाना पीना खिलाए नहीं खिलाए, वो अपने बच्चे को ज्यादा फैसिलिटी दे कि नहीं दे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, कर दो अपने बच्चे की यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमें उसके एक लड़का था जो छात्रावास में पढ़ रहा था और उसके पीछे रमन 800 रुपए मासिक खर्चा कर रहा था, करने दो अपने बच्चे के पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। उसे इसकी पूर्ति के लिए या इसके लिए मतलब इस खर्चे की पूर्ति के लिए जो उसके छात्रावास में रख दिया था, उसकी पूर्ति के लिए 500 रुपए मासिक छात्रावास भत्ता मिल रहा था। जो रमन था अपने बच्चे को छात्रावास में रखा था और उस बच्चे के पीछे 800 रुपए खुद वो खर्चा करता था, और उस खर्चे की पूर्ति के लिए मालिक से उस रमन को 500 रुपए छात्रावास भत्ता मिल रहा था। तो जो भत्ता मिला उस भत्ते में हमें नजर मारना है, उस भत्ते में कितना करोड़ का होगा, कितना करोड़ तक होगा यहाँ पे लिखना है, और हम उसके बच्चे के पीछे वो खुद जितना खर्चा किया कि नहीं किया, अपने बच्चे को वो खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, कि फैसिलिटी दिया कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं उससे, दुनियादारी से। हमें बस देखना है कितना भत्ता मिला, उसको 500 रुपए भत्ता मिला, तो हम यहाँ पे उसकी छात्रावास भत्ते की गणना करना है। यहाँ पे छात्रावास भत्ते की गणना, अब छात्रावास भत्ते की गणना हम करेंगे यहाँ पे। तो जो रमन था उसको भत्ता कितना मिला था, 500 रुपए मिला था एक बच्चे के पीछे, गुना 12 महीने का, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60 है,
6,000 रुपए उसको एक साल में मिला है छात्रावास भत्ता। अब इसमें से कर मुक्त कितना होता है? जो छात्रावास भत्ता होता है ये भी हमारा आंशिक कर मुक्त होता है। आंशिक मतलब कुछ हिस्से तक कर मुक्त होता है, कुछ हिस्से में कर लग जाता है। अब वो कैसे पता चलेगा कितने में कर मुक्त होता है, कितना कर हो जाता है? इसका नियम है, इसमें जो छूट रहेगा, कटौती जो मिलेगा इसको 300 रुपए एक बच्चे के पीछे छूट मिलता है छात्रावास भत्ता में। शिक्षा भत्ता छात्रावास भत्ता दोनों एक ही टाइप का है। शिक्षा भत्ता में 100 रुपए हर महीना छूट मिलता है, अधिकतम 2 बच्चे तक छूट मिल सकती है। छात्रावास भत्ता में 300 रुपए तक छूट मिलता है एक महीने में, अधिकतम 12 महीने तक छूट मिलता है एक साल में, मतलब एक साल का है। तो 300 रुपए से एक ही लड़का छात्रावास में रह रहा था तो एक ही को छूट मिलेगा। अधिकतम 2 को छूट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जिसका रमन था, रमन का दोनों बच्चा छात्रावास में नहीं पढ़ रहा था, एक ही बच्चा पढ़ रहा था, एक ही बच्चे को छूट मिलेगा। तो 300 रुपए एक बच्चे का छूट ले रहा है और 12 महीने का, 3 एकम 3 और 12 दिया 3600 रुपए यहाँ पे वो छूट लिया है। अब उसको भत्ता मिला था 6000 रुपए, उसमें से उसको छूट मिल गया, कटौती मिल गया उसको 36 रुपए। दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे उसका फिर से 24 रुपए। कितना हो जाएगा छात्रावास भत्ते का करोगे राशि, छात्रावास भत्ते का करोगे राशि हो जाएगा यहाँ पे 24 रुपए। तो यहाँ पे अपने को लिखना है छात्रावास भत्ते 24 रुपए, छात्रावास भत्ते का 24 रुपए हो गया। अब उसके बाद आता है नगर क्षतिपूरक भत्ता। ये जो नगर क्षतिपूरक भत्ता होता है ये फुली टैक्सेबल होता है, पूरा संपूर्ण रूप से कर लेते हैं, पूर्णतः करोगे होता है। तो जो हमारा नगर क्षतिपूरक भत्ता है ये 250 रुपए मासिक दिया था, ये पूर्णतः करोगे होता है, जिसे डायरेक्ट लिख देना। तो नगर क्षतिपूरक भत्ता 250 रुपए प्रति महीना। तो नगर क्षतिपूरक 250 रुपए प्रति महीना 12 से गुणा कर देंगे 3000 रुपए यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा वर्दी भत्ता। वर्दी भत्ता 400 रुपए मासिक, जो संपूर्ण राशि पद के कर्तव्य के पीछे खर्चा हो गया। वर्दी भत्ता मिला था उसको, वर्दी भत्ता मिला था कितना रुपए? वर्दी भत्ता मिला था 400 रुपए मासिक मिला था, लेकिन ये जो वर्दी भत्ता है, सबसे पहला जो वर्दी भत्ता ये आंशिक कर मुक्त होता है। आंशिक कर मुक्त मतलब कुछ हिस्से में कर लगता है, कुछ हिस्से में कर नहीं लगता है। अब ये जो वर्दी भत्ता है ये पूरा संपूर्ण रूप से पद में खर्चा कर दिया, पूरा वर्दी सिलाने में खर्चा कर दिया, वर्दी खरीदने में, रेडी करने में, सिलाई करने में पूरा खर्चा कर दिया, तो ये पूरा कर मुक्त हो जाएगा। अगर वर्दी सिलाता और कुछ पैसा बचा भी लेता, तो यदि कुछ पैसा बचाता तो जितना पैसा बचाएगा उतने में टैक्स लगेगा उसका, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचाया, पूरा वर्दी के पीछे उड़ा दिया, खर्चा कर दिया, तो यहाँ पे कर मुक्त हो जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसको लिखना है वर्दी भत्ता कर मुक्त है। यहाँ पे कर मुक्त क्यों हुआ कर मुक्त, आपको नोट में यहाँ पे रीजन लिख दीजिए कि जो वर्दी भत्ता है संपूर्ण रूप से पद की कर्तव्य के पीछे खर्चा कर दिया, इसीलिए कर मुक्त हो गया। उसके बाद आएगा मकान किराया भत्ता 2500 मासिक, वहां 3000 रुपए मासिक किराया दे। अब हमें मकान किराया भत्ता भी निकालना है। यहाँ पे मकान किराया भत्ता, मकान किराए भत्ते की गणना, मकान किराए भत्ते की गणना करेंगे। मकान किराए भत्ते की गणना, इसका जो मेन नियम है, इसका जो अलग अलग मकान किराए भत्ते की गणना है, इसका कई सारे वीडियो अपलोड हो गया, वहां भी देख सकते हैं। आसान भी है एक तरीके से, कितना आसान है देखिए। यहाँ पे मकान किराया भत्ता अगर कहीं भी जैसा कि देखिए दिया मकान किराया भत्ता इतना रुपए मिला, वहां से मकान किराया भत्ता नाम का आपको क्वेश्चन लिख देंगे कि मकान किराया भत्ता मिला, तुरंत आपको नियम चिपकाना है, आपको तुरंत रूल लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, इसका वर्किंग नोट सामने से आपका आंसर सामने। अब इसमें जो नियम हो क्या है, सबसे पहला प्राप्त मकान किराया भत्ता, प्राप्त मकान किराया भत्ता कितना उसको भत्ता मिला है, तो यहाँ पे देखेंगे 2500 रुपए मासिक भत्ता मिला है। अब 2500 रुपए मासिक मिला है तो 30,000 रुपए उसको मकान किराया भत्ता मिला 12 महीना। दूसरा नियम क्या है इसका, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10%,
वेतन का 10%। अब किराया कितना चुका रहा है यहाँ पे, किराया चुका रहा है 3000 रुपए मासिक मकान मालिक को देता है। अब 3000 रुपए मकान मालिक को देता है मतलब वही रूम रेंट चुका है, वही किराया चुका है यहाँ पे, तो 3000 किराया चुका है एक महीने में, तो 3000 गुना 12 बराबर 12 दिया 36,000 रुपए चुका है माइनस वेतन का 10%। अब वेतन में यहाँ पे बहुत सारा कुछ जोड़ के बनता है वेतन में 4 चीज जुड़ेगा, मूल वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता और परसेंट वाला कमीशन जो निश्चित दर के साथ दे रहा था, निश्चित प्रतिशत से कमीशन दे रहे थे, वो कमीशन यहाँ पे जोड़ते हैं वेतन पे, नॉर्मल कमीशन नहीं जोड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए वेतन से आशा है, वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस परसेंट वाला कमीशन प्लस परसेंट वाला कमीशन। अब यहाँ पे मूल वेतन क्या है, मूल वेतन मिला था उसको 15,000 मासिक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो सॉल्यूशन बनाए हैं। मूल वेतन है उसका 1,80,000, तो ये मूल वेतन हम यहाँ पे लिख दें 1,80,000 रुपए। उसके बाद हमें चाहिए क्या, महंगाई वेतन। अब ये जो महंगाई वेतन है हमेशा सेवा के अंतर्गत होता है, सेवा के नहीं होता है, सेवा के अनुसार से हमेशा लिया जाता है, ये वेतन का दूसरा पार्ट होता है। अब महंगाई वेतन यहाँ पे कितना था 30,000 रुपए, 30,000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। ये जो महंगाई भत्ता था क्वेश्चन देखेंगे तो 25 रुपए मासिक महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन उसके साइड में कुछ नहीं लिखा है कि ये सेवा के अनुसार है कि नहीं है। नीचे कहीं भी हिंट में नहीं बोला, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया कि उस सेवा के अनुसार है कि नहीं है। सेवानिवृत्ति लाभों में इस महंगाई भत्ते को जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं बोला। इसका मतलब है कि जो महंगाई भत्ता इस सेवा के अनुसार नहीं है, तो उस महंगाई भत्ते को यहाँ पे दे देंगे, तो ये हो जाएगा नहीं इसका। अब परसेंट वाला कमीशन क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कमीशन के बारे में, नॉर्मल कमीशन दिया ना, परसेंट वाला कमीशन दिया, निश्चित दर से कमीशन, डिग्री पर कमीशन, कुछ नहीं दिया, तो कमीशन भी आपको नहीं हो जाएगा। तो हमारा 1,80,000 और 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,80,000 प्लस 30,000 टोटल 2,10,000 रुपए हो गए। 2,10,000 रुपए हमारा वेतन साबित हो रहा है। अब इस वेतन का हमें काटना है 10%, 2,10,000 का 10% होता है 21,000 रुपए। अब 36,000 से 21,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 36,000 माइनस 21,000, 15,000 रुपए बच रहा है, 15,000 रुपए। पहला कंडीशन मकान किराया भत्ता मिला था 2500 मासिक, 12 महीने का 30,000 आया था, और किराया चुकाया 36,000 रुपए, 12 3 36,000 माइनस वेतन का 10%, वेतन हमें यहाँ से मिल गया था, इन सभी चीज को जोड़ के तो 2,10,000 का 10% 21,000। तो अब दोनों का यहाँ पे देखना बैलेंस कितना बचता है, तो 36 माइनस 21 बच के यहाँ पे 15,000 रुपए। तीसरा कंडीशन क्या है, वेतन का 50% या फिर 40%। 50% कब लगता है, जब हमारा शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहर में से कोई भी शहर में घर मिलता है उसको, या घर रहने के लिए घर लेता है और वहां पे रूम रेंट चुकाता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहर में से कोई हुआ तो इसको 50% लगाना है, और अगर नहीं है तो 40%। अगर शहर ही नहीं दिया क्वेश्चन में तो भी 40%, और शहर दिया है लेकिन दूसरा शहर दिया तो भी 40% लगेगा। जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 सिटी के अगर 4 में से कोई भी एक का दिया है तो वो 50% लगाना है, और बाकी कोई भी शहर हो उसके लिए 40%, या क्वेश्चन में शहर का नाम नहीं दिया तो भी 40% ही रहेगा। यहाँ पे जो रमन था वो भारतीय रेलवे में था, और भारतीय रेलवे में ड्राइवर था, लेकिन कौन सा शहर में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसका 40% लग जाएगा। तो हमारा 2,10,000 का 40% लगाएंगे तो 84,000 रुपए आता है। अब देखिए यहाँ पे जो मकान किराया भत्ते का नियम था, तीनों नियम को हम डायरेक्ट लगा दें, तुरंत लगा दें तीनों नियम को, इतना आसान है। तो उसके बाद देखना है कौन सा यहाँ पे कम है, क्योंकि मकान किराया भत्ता जो मिला था उसको 25 रुपए मासिक मिला था, मतलब 30,000 मिला था यहाँ पे। अब इस 30,000 में कितना छूट मिलेगा, कितना कर रुपया होगा वो देखना यहाँ पे। तो कैसे पता चलेगा, इन तीनों में कौन सा कम है, यहाँ पे इन तीनों में 15,000 कम है, 30,000 और 84,000, 15,000 कम है, तो ये 15 हो जाएगा कर मुक्त, ये हो जाएगा छूट। अब 15,000 छूट हो गया, तो अब कर रुपया कितना होगा, अब मिला था आपको 30,000, प्राप्त हुआ था
30,000 माइनस छूट मिल गया 15,000, कितना बचेगा 15,000 रुपए। तो ये मकान किराया भत्ता मिल गया यहाँ पे अपना 15,000 रुपए, मकान किराया भत्ता 15,000 रुपए, मकान किराया भत्ता 15,000 रुपए हो गया मकान किराया भत्ते का। उसके बाद बोल रहे कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी करों के वेतन सहायक की गणना कीजिए। हो गया हमारा सॉल्यूशन, हो गया क्वेश्चन पूरा खत्म। इतना सा सॉल्यूशन इतना फ्रेश यहाँ पे एकदम। और ये अपना वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट हमारा मेन चीज है, क्योंकि इसको नहीं बना पाएंगे तो हमारा आंसर कुछ नहीं आएगा। तो वर्किंग नोट में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सारा नियम कानून आपको याद होना जरूरी है। तो ये जो हमारा करमुक्त होता मकान किराया भत्ता 15,000, अब 30,000 मिला था उसमें से करमुक्त हो गया 15,000, माइनस कर देंगे आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 15,000, जो यहाँ पे माइनस करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब करों के वेतन की गणना करने को था, इसीलिए हम इसको जोड़ेंगे। कितना आता है देखते हैं पूरा साल भर का। उसको वेतन जो भत्ता मिला था 1,80,000, 30,000, 21,000, 4,950, 2,400, 2,400, 3,000, फिर आ गया 15,000, टोटल आया है 6,67,750, 2,67,750 रुपए। जो हम कुल लाए हैं टोटल जोड़ के वेतन का और भत्ते का, उसको बोला जाता है कि शकल वेतन। शकल वेतन यहाँ पे 2,67,750 टोटल जो जोड़ दिया आपने। ठीक है, इसके बाद इसमें काटा जाता है मानक कटौती। मानक कटौती उसको पहली करों के वेतन निकालने के समय उसको मानक कटौती का एक 50,000 रुपए का छूट दिया जाता है उसको। ठीक है, यही इसको छूट मिल जाएगा। और इसके बाद जब हम इसकी कुल आय की गणना करेंगे तो 80cc NTU तक के और कटौती दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जब हम वेतन शीर्षक के अंतर्गत हम गणना करते हैं एक ही पर्टिकुलर अपन शीर्षक लेके, तो उसमें इसको 50,000 रुपए तक का मानक कटौती मिलता है। यहाँ पे मानक कटौती 50,000 रुपए। अब ये जो मानक कटौती है ये 2019-20 में 40,000 रुपए था, और उससे कुछ साल पहले था भी नहीं। उसके बाद 2019-20 में 40 हुआ, फिर 20-21 से ये 50,000 में चेंज हो गया, 22-23 में भी 50,000 ही है मानक कटौती। तो मानक कटौती माइनस कर देंगे इसमें से, तो बचेगा 2,17,750 रुपए। इसको बोला जाता है करों के वेतन, करों के वेतन की राशि। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। इस टाइप से बना आपका सॉल्यूशन, फ्रेश सॉल्यूशन, बिल्कुल फ्रेश है। जो भी आपको करना है पूरा वर्किंग नोट पे करना है। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज? जो भी करना है तो वर्किंग नोट पे करना है। वर्किंग नोट करने का सारा नियम, सारा रूल आपको पता होना चाहिए, तभी ये सब बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। ये सॉल्यूशन है पूरा आपका, और ये आपका वर्किंग नोट। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कैलकुलेशन में, कोई भी वर्किंग नोट में आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में बोलिए उसका। ठीक है, उसको कमेंट में बोल दीजिए कि किस स्टेप को आपको समझ नहीं आया, तो मैं उसको फिर आपको दोबारा समझा दूंगा उसको, या फिर कोई दूसरा वीडियो में कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।